बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत। आज भी हम मिस्टर श्लोक को आगे बढ़ा रहे हैं और नया चैप्टर, नया टॉपिक हमने शुरू किया है इस वीडियो में। उस चैप्टर या क्वेश्चन का नाम सामने है आपके उद्देश्य एवं अनुबंध के प्रतिफल की वैधता, अर्थात उद्देश्य एवं प्रतिफल की वैधता, या यूँ कहें कि लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कहने का अभिप्राय ये है कि क्या ऐसे अनुबंध होते हैं जिनका कि उद्देश्य एवं प्रतिफल वैध नहीं होता, और अगर अनुबंध का उद्देश्य और प्रतिफल वैध नहीं होता तो फिर यह मान के चलना चाहिए कि वह अनुबंध व्यर्थ होता है। ये बात ठीक है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में यह लक्षण भी स्पष्ट है कि अनुबंध का उद्देश्य एवं प्रतिफल दोनों ही वैध होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं है या अवैध है या गैर कानूनी है तो वह ठहराव व्यर्थ हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनुबंध का उद्देश्य एवं प्रतिफल का अपना महत्व है, और पक्षकारों को ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि अनुबंध करते समय उसकी उद्देश्य और प्रतिफल की वैधता को अच्छी तरह जांचें या परखें। अब सवाल यह उठता है कि ठहराव का उद्देश्य एवं प्रतिफल कब विधि विरुद्ध या गैरकानूनी होता है, अर्थात व्हेन द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। तो इस संबंध में धारा 23 में व्यापक कानून बना हुआ है। धारा 23 के अनुसार किसी भी ठहराव का उद्देश्य गैर कानूनी तब माना जाता है जबकि ये 6 बातें अब आपके सामने आ रही हैं। पहले मैं एक बार इन 6 बातों को पढ़ लेता हूँ और उसके बाद इनकी व्याख्या या स्पष्टीकरण की बात आएगी। पहली बात, वह ठहराव किसी राजनियम द्वारा वर्जित है, अर्थात ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा वर्जित हो। दूसरा, ठहराव ऐसी प्रकृति का जिसको मान्यता देने से किसी राजनियम की व्यवस्था निष्फल होती हो, अर्थात किसी धारा का उल्लंघन होता हो, किसी प्रावधान का उल्लंघन होता हो। तीसरा, वह ठहराव कपटपूर्ण हो, अर्थात फ्रेडुएंट हो। चौथी बात, उस ठहराव से किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर अथवा संपत्ति को हानि पहुंचती हो, अर्थात शरीर और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला ठहराव, वह भी अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल वाला माना जाता है। पांचवी बात, वह ठहराव अनैतिक प्रकृति का है, अर्थात इमोरलिटी का एग्रीमेंट है। और छठी बात, वह ठहराव जो लोक नीति के विरुद्ध है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी है। अब मैं 1 बाय 1 इन सभी ठहरावों पर चर्चा करता हूँ जिनको कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में विधि विरुद्ध घोषित किया हुआ है, यानी कि अनुबंध के पक्षकार भूलकर भी इस प्रकार के ठहराव में से किसी ठहराव को ना करें, और यदि ऐसा करते हैं तो वो व्यर्थ होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे पहले ठहराव की बात करूं कि ऐसा ठहराव जो किसी राजनियम द्वारा वर्जित है, अर्थात ठहराव तो दोनों पक्षकारों में हुआ, लेकिन वो ऐसा हो गया कि जिससे किसी राजनियम का उल्लंघन हो गया, राजनियम ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा था और वही ठहराव कर लिया। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रावधान है कि आप अपना लाइसेंस किसी दूसरे को नहीं दे सकते, हैंड ओवर नहीं कर सकते या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो फिर इस प्रकार का ठहराव भी नहीं होना चाहिए, राजनियम द्वारा वर्जित है, प्रतिबंधात्मक है ये। दूसरी बात, ठहराव ऐसी प्रकृति का जिसको मान्यता देने से किसी कानून की व्यवस्था निष्फल होती हो, बिल्कुल ठीक बात है, अर्थात कोई ऐसा
कार्य करना या कृत्य करना जिससे कि किसी कानून की किसी धारा या व्यवस्था का उल्लंघन होता हो, तो वो भी विधि विरुद्ध है, गैर कानूनी है, नहीं माना जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हिंदू लॉ में ये प्रावधान है कि प्रतिफल के बदले किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते, और दो पक्षकारों ने ऐसा ही कोई समझौता कर लिया प्रतिफल के बदले बच्चे को गोद लेने देने का, तो यह हिंदू लॉ की एक व्यवस्था को निष्फल कर रहा है ठहराव। तो ऐसे ठहराव को हम स्वीकृति या मान्यता नहीं दे सकते, कानून मान्यता या स्वीकृति नहीं दे सकता, तो इसको अवैधानिक घोषित कर दिया है, क्योंकि इसका उद्देश्य और प्रतिफल दोनों ही अवैधानिक हैं। तीसरी बात, वह ठहराव जो कपटपूर्ण घोषित हो, जिसको कि फ्रॉडुलेंट घोषित किया गया हो। यहाँ मैं एक बड़े अंतर की बात कर रहा हूँ कि एक तरफ हम कपट को व्यर्थनीय घोषित करते हैं और दूसरी तरफ हम कपटपूर्ण को व्यर्थ घोषित करते हैं। यहाँ धारा 23 में ऐसे ठहराव कपटपूर्ण घोषित किए गए हैं जो सीधे सीधे नहीं बल्कि किसी अन्य प्रकार से किसी पक्षकार के साथ कपट कर रहे हों। इसमें मैं अक्सर यह उदाहरण दिया करता हूँ कि जैसे ए का एक मकान जयपुर में है और ए मुंबई में रहता है। वो अपने एक मित्र को कहता है कि मेरे जयपुर वाले मकान को बेच दो। अब वो बेचने की बात चला देता है, लेकिन उसमें वो खरीदार से ये कहता है कि ये मकान 50 लाख रुपए का है, मैं तुम्हें 40 में बेचूंगा। सौदा हम 60 लाख का करते हैं, सौदा हम 30 लाख का करते हैं, 60 का नहीं 30 का करते हैं। तो हम 10 लाख रुपए आपके बच जाएंगे और 10 लाख रुपए मैं कमा लूँगा, तो आपको फ़ायदा और मुझे भी फ़ायदा। तो इससे ये दोनों मिलकर उस व्यक्ति के साथ कपट कर रहे हैं, कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को हम कपटपूर्ण कहते हैं और ये भी अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल वाला माना जाता है। उसके बाद चौथी बात, उस ठहराव से किसी दूसरे पक्षकार को या व्यक्ति को या उसके शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचती हो, वह भी गलत है, अवैधानिक उद्देश्य प्रतिफल वाला माना जाता है। जैसे ए और बी मिलकर ठहराव करते हैं कि सी के साथ मारपीट होनी चाहिए, तो यहाँ ए और बी के बीच होने वाला जो अनुबंध है वो अवैधानिक उद्देश्य प्रतिफल वाला माना जाएगा। या उसकी संपत्ति को गलत तरीके से रोकना, वह भी अवैधानिक उद्देश्य प्रतिफल वाला माना जाएगा। पांचवी बात, वह ठहराव अनैतिक प्रकृति का हो, अर्थात इमोरलिटी का हो, और इमोरलिटी में सिर्फ एक ही बात को शामिल किया गया, वह है सेक्सुअल रिलेशंस। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो अनैतिक प्रकृति का है, सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करने का है, तो वह प्रतिफल के बदले लोग इसके विरुद्ध माना जाएगा, अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल वाला माना जाएगा। और अब मैं अंतिम बात की चर्चा करता हूं कि वह ठहराव लोक नीति के विरुद्ध हो, अर्थात ऐसे ठहराव जो अगेंस्ट टू या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, वह भी अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल वाले माने जाते हैं। इस संबंध में 2 लाइन आपको मैंने लिखकर भी बताई है कि जब कोई ठहराव जनहित के लिए विनाशकारी या कष्टकारी होता है तो उसे लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है, अर्थात ऐसा ठहराव जो पब्लिक के अगेंस्ट है उसको लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक, लेकिन अभी इस पर चर्चा अभी लोक नीति के विरुद्ध के ठहरावों को लेकर चलेगी, जो अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। उसमें यही बात आएगी कि लोक नीति क्या है और लोक नीति के विरुद्ध ठहराव कौन से हैं।
उनको भी उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया जाएगा। विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस टॉपिक को भी उसी प्रकार पुस्तक की सहायता से और अधिक व्यापक रूप में तैयार कर परीक्षा उपयोगी प्रश्न को तैयार करें। धन्यवाद। नमस्कार।